नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे दस्तावेज की कहानी में उतर रहे हैं जिसने एक असंभव से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। सोचिए, एक देश जो हजारों साल से टुकड़ों में बटा था, जहां सैकड़ों भाषाएं और धर्म थे, आजादी के साथ ही भयानक हिंसा से गुजर रहा था। और बंटवारे का दर्द भी था। हाँ, ऐसे में एक दस्तावेज ने कैसे इस देश को एक सूत्र में पिरो दिया। ये कहानी है उस दस्तावेज की, हमारे संविधान की। और आज हम सिर्फ इसकी तारीखों और अनुच्छेदों की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम इसके दिल में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि किसी भी समाज को, खासकर भारत जैसे विविधता भरे समाज को, संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ती है। सही बात है। ये सिर्फ एक कानून की किताब से कहीं ज्यादा कैसे है। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बुनियादी सवाल पर आते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा हैं। इसमें हर तरह के लोग हैं, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग आर्थिक हालात, अलग अलग सपने। हाँ, इन सब के बीच एक बुनियादी भरोसा कैसे कायम हो कि कोई भी समूह दूसरे पर हावी नहीं होगा, कि सब शांति से रह पाएंगे। यही सवाल, देखिए, संविधान की पहली और सबसे जरूरी वजह है। अच्छा। इसका पहला काम है समाज के लिए कुछ ऐसे बुनियादी नियम बनाना कि जिन्हें सब माने, ताकि एक न्यूनतम तालमेल बन सके। मिनिमल कोऑर्डिनेशन। जी, इसे एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह समझिए। हम सब इस नियम पर सहमत हैं कि लाल बत्ती पर रुकना है और हरी पर चलना है। यह नियम हमें भरोसा देता है कि अगर हम हरी बत्ती पर चल रहे हैं तो दूसरी तरफ से कोई आके हमें टक्कर नहीं मारेगा। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब संविधान हमें ये आश्वासन देता है कि दूसरे लोग भी नियमों का पालन करेंगे। हाँ, जिससे हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये ट्रैफिक लाइट लगाएगा कौन? सही। ये कौन तय करेगा कि नियम क्या होंगे? और यही संविधान का दूसरा बड़ा काम सामने आता है। ये सिर्फ नियम नहीं बताता, बल्कि ये भी तय करता है कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी। अच्छा। ये समाज में शक्ति का बंटवारा करता है। ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, फैसले कौन लेगा और कैसे लेगा। जैसे राजशाही में राजा फैसले लेता है। हाँ, या कुछ देशों में एक ही पार्टी के पास सारी शक्ति होती है। और लोकतांत्रिक संविधानों में सिद्धांत रूप से ये शक्ति जनता के पास होती है। लेकिन करोड़ों लोग मिलकर हर रोज फैसले तो नहीं ले सकते। तो ये कैसे होता है? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर संविधान की भूमिका और गहरी हो जाती है। भारतीय संविधान साफ तौर पर कहता है कि कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। फिर वो ये भी बताता है कि संसद का चुनाव कैसे होगा, कौन वोट देगा, कौन चुनाव लड़ सकेगा। तो संक्षेप में, संविधान ही वो बुनियाद है जो सरकार को जन्म देती है, उसे अधिकार देती है। एक मिनट, ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। मतलब पहले आप नियम बनाने के लिए सरकार नाम की एक बहुत शक्तिशाली संस्था बनाते हैं जी, और फिर आपको ये चिंता सताने लगती है कि कहीं यही संस्था अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल न करने लगे। हाँ, ये तो एक तरह का विरोधाभास है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही हमें संविधान के तीसरे काम पर लाता है, सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाना। अच्छा। एक अच्छा संविधान सरकार को असीमित शक्ति नहीं देता। वो कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींचता है जिन्हें सरकार कभी पार नहीं कर सकती। और ये लक्ष्मण रेखाएं ही हमारे मौलिक अधिकार है। मतलब फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे आम और प्रभावी तरीका है नागरिकों को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार देना जिन्हें कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। बिल्कुल। जैसे अपनी बात कहने की आजादी, कोई भी धर्म मानने की आजादी, या बिना किसी जायज वजह के गिरफ्तार न किए जाने का अधिकार। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो इन अधिकारों को छीनता है, तो आप अदालत जा सकते हैं और अदालत उस कानून को रद्द कर सकती है। तो ये सरकार की शक्ति पर एक मजबूत अंकुश है। बहुत मजबूत। पुराने संविधान तो शायद इन्हीं 2-3 कामों तक सीमित रहते होंगे, नियम बनाना और सरकार पर लगाम लगाना। ज्यादातर हाँ। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि 20वीं सदी के संविधान, खासकर भारतीय संविधान, इससे एक कदम आगे जाते हैं। वे सिर्फ ये मत करो नहीं कहते, बल्कि सरकार को कुछ सकारात्मक काम करने के लिए सशक्त भी करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है और ये संविधान के चौथे काम को सामने लाता है, समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को सक्षम बनाना। और भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत जरूरी रहा होगा। बहुत ज्यादा। यहाँ इतनी गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं थीं कि सिर्फ सरकार पर सीमाएं लगाना काफी नहीं था। जरूरत इस बात की भी थी कि सरकार को
इन असमानताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की शक्ति दी जाए। हाँ, बिल्कुल। जैसे जातिगत भेदभाव को खत्म करने का लक्ष्य, ये सिर्फ एक इच्छा तो नहीं हो सकती, इसे लागू करने के लिए शक्ति भी चाहिए। सही बात है। बिल्कुल। संविधान सिर्फ ये नहीं कहता कि भेदभाव गलत है, वो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है, एक एक्शन प्लान देता है। हाँ, वो सरकार को आरक्षण जैसे सकारात्मक कदम उठाने का रास्ता दिखाता है। संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसी सोच से भरे हुए हैं। और इन सब कामों को मिलाकर शायद सबसे गहरा काम जो संविधान करता है वो है हमें एक सामूहिक पहचान देना। हाँ, ये पांचवा और शायद सबसे दार्शनिक काम है। एक संविधान को अपनाकर हम सिर्फ ये तय नहीं करते कि हम पर शासन कैसे होगा, बल्कि हम ये भी घोषित करते हैं कि हम कौन हैं। एकदम सही। ये हमारी एक सामूहिक राजनीतिक और नैतिक पहचान बनाता है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जर्मनी का पुराना संविधान नागरिकता को जातीयता मतलब एथनिसिटी के आधार पर परिभाषित करता था। अच्छा। लेकिन भारतीय संविधान धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। ये चुनाव दिखाता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम अपनी पहचान कैसे बनाना चाहते हैं। ये सब सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं। एक आदर्श संविधान को ये 5 काम करने चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि दुनिया ऐसे संविधानों से भरी पड़ी है जो कागज पर तो शानदार थे, पर जमीन पर कभी उतरे ही नहीं। हाँ, सिर्फ एक दस्तावेज बनकर रह गए। तो वो कौन सी जादुई चीज है जो एक संविधान को प्रभावी बनाती है? उसे असल में अधिकार कहाँ से मिलता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि 3 मुख्य कारक हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल यह है कि संविधान को दुनिया के सामने लाया कैसे गया, उसे बनाया किसने? मतलब बनाने वालों की विश्वसनीयता। बिल्कुल। अकादमिक भाषा में इसी को मोड ऑफ प्रोमulgation कहते हैं। दुनिया के सबसे सफल संविधान जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और भारत लोकप्रिय राष्ट्रीय आंदोलनों की कोख से जन्मे हैं। थी जो सालों जेल में रहे थे, उनकी एक नैतिक साख थी। लोग उन पे भरोसा करते थे, बहुत भरोसा करते थे। भले ही संविधान सभा के लिए सीधा चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन उन नेताओं की लोकप्रियता ने संविधान को जबरदस्त सार्वजनिक अधिकार दिया। लोगों को लगा कि हाँ, ये हमारे ही लोग हैं जो हमारे भविष्य का फैसला कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ बनाने वालों का लोकप्रिय होना काफी है? सोचिए, अगर वो लोकप्रिय नेता मिलकर एक ऐसा संविधान बना दें जो किसी एक समूह को ज्यादा अधिकार देता हो और दूसरे के साथ अन्याय करता हो, तब तो लोग नहीं मानेंगे। हाँ, तब तो नहीं मानेंगे। आपने दूसरे कारक की ओर इशारा कर दिया है, जिसे सब्सटैंटिव प्रोविजंस या संविधान के मौलिक प्रावधान कहते हैं। अच्छा। अगर कोई संविधान बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने की छूट दे या कुछ वर्गों को हमेशा के लिए पिछड़ा बनाए रखें, तो देर सवेर विद्रोह होगा। एक अच्छे संविधान की पहचान ये है कि वो हर किसी को ये विश्वास दिलाता है कि उसके तहत बुनियादी न्याय मिलेगा। बिल्कुल। और तीसरा कारक, मुझे लगता है ये शक्ति के डिजाइन से जुड़ा है। अगर सारी शक्ति एक ही जगह केंद्रित कर दी जाए तो उसके भ्रष्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। एकदम सही। तीसरा कारक है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, यानी संस्थाओं का संतुलित ढांचा। एक समझदार संविधान शक्ति को किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में नहीं सौंपता। वो शक्ति को अलग अलग संस्थाओं में बांट देता है ताकि वे एक दूसरे पर नजर रख सकें। चेक्स एंड बैलेंसेस। जी, चेक्स एंड बैलेंसेस। इसे प्रेशर कुकर की तरह समझिए। अगर आपने उसमें सेफ्टी वॉल्व नहीं लगाया तो वो फट जाएगा। बिल्कुल। हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा यही सेफ्टी वॉल्व है। क्या आप इसे एक उदाहरण से समझा सकते हैं? ये काम कैसे करता है? जरूर। मान लीजिए संसद यानी विधायिका कोई ऐसा कानून बना देती है जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है। अच्छा। इसी तरह जजों की नियुक्ति कार्यपालिका मतलब सरकार करती है, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन होता है ताकि वे बिना डरे काम कर सकें। और चुनाव करवाने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी है। जी हाँ, जिस पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। यह शक्ति संतुलन का एक बेहतरीन डिजाइन है जो किसी भी एक संस्था को निरंकुश होने से रोकता है। तो ये तो हुआ सिद्धांत। अब आते हैं उस कहानी पर कि ये सब भारत में हकीकत कैसे बना। भारतीय संविधान के बनने की कहानी खासकर 1946 से 49 के दौर में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक तरफ आजादी का जश्न, दूसरी तरफ बंटवारे का दर्दनाक मंजर।
बिल्कुल। ये कहानी असाधारण परिस्थितियों में लिखी गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कुछ ही महीनों बाद देश को बंटवारा हो गया और 14 अगस्त 1947 को यही सभा विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में फिर से बैठी। और चुनौतियां तो पहाड़ जैसी रही होंगी। पहाड़ जैसी। दंगे, शरणार्थियों की समस्या, 500 से ज्यादा रियासतों का विलय और एक ऐसे देश के लिए नियम बनाना जिसकी आत्मा ही घायल थी। अक्सर एक आलोचना ये भी होती है कि संविधान सभा को सीधे जनता ने नहीं चुना था। इसमें तो ज्यादातर कांग्रेस के बड़े बड़े वकील और नेता ही थे। तो क्या ये सच में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी? ये एक जायज सवाल है। ये सच है कि इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, सार्वभौमिक मताधिकार से नहीं। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधिमूलक बनाने की गंभीर कोशिश की गई थी। कांग्रेस का दबदबा जरूर था, लेकिन उस समय की कांग्रेस खुद एक, कह सकते हैं कि इंद्रधनुषी गठबंधन जैसी थी, जिसमें हर विचारधारा के लोग थे। हाँ, समाजवादी, परंपरावादी, दक्षिणपंथी, वामपंथी सब थे। इसके अलावा सभा में दूसरे दलों के सदस्य भी थे और अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य भी शामिल थे। तो ये एक रूप नहीं थी, बल्कि विचारों का एक जीवंत अखाड़ा थी। बिल्कुल, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। स्रोत में विचार विमर्श के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ऐसा लगता है कि सदस्य सिर्फ अपने समुदाय या क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए सोच रहे थे। ये भारतीय संविधान की आत्मा है। हर अनुच्छेद, हर क्लॉज पर घंटों दिनों तक बहस हुई। अच्छा, क्या भारत को एक मजबूत केंद्र वाली सरकार चाहिए या राज्यों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए? न्यायपालिका की शक्तियां क्या हों? इन बहसों को पढ़ना आज भी फैसिनेट्स करता है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रख रहे थे। जी। और इन सारी बहसों के बीच एक ऐसा प्रावधान था जिस पर लगभग कोई बहस ही नहीं हुई। यह बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। हाँ, और ये उस सभा की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो क्या था? वो प्रावधान था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। हर भारतीय नागरिक को एक निश्चित उम्र से ऊपर, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, किसी भी जाति या धर्म का हो। हाँ, ये आज हमें बहुत सामान्य लगता है, लेकिन उस समय के हिसाब से तो ये क्रांतिकारी कदम रहा होगा। बहुत बड़ा। क्रांतिकारी से भी बढ़कर। उस समय दुनिया के कई तथाकथित विकसित लोकतंत्रों ने भी अपनी सभी महिलाओं या अल्पसंख्यकों को वोटिंग का अधिकार पूरी तरह से नहीं दिया था। अच्छा। और यहाँ भारत, एक नया आजाद हुआ देश, जहाँ 80% से ज्यादा आबादी गरीब और अशिक्षित थी, वो अपने हर नागरिक पर यह भरोसा जता रहा था। ये लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था का प्रतीक था। बिल्कुल। एक और आम धारणा या कहें कि आलोचना है कि हमारा संविधान तो बस एक उधार का थैला है। हमने हर चीज कहीं ना कहीं से नकल कर ली है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस आलोचना का बहुत सुंदर जवाब दिया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि किसी भी देश के संविधान के मूल सिद्धांत लगभग तय हो चुके हैं। इसमें कुछ नया खोजने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि विचार कहाँ से आया, जरूरी ये है कि क्या वो हमारे परिस्थितियों के अनुकूल है या नहीं। एकदम सही। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि सोच समझकर अनुकूलन था। इंटेलिजेंट एडेप्टेशन। बिल्कुल। निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली का ढांचा लिया, लेकिन वहां की तरह हमारे यहाँ कोई वंशानुगत राजा नहीं, बल्कि एक चुनाववा राष्ट्रपति है। हमने अमेरिका से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा ली, लेकिन उन्हें भारतीय समाज की जरूरतों के हिसाब से ढाला। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए, और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया। तो ये नकल नहीं थी, ये दुनिया के बेहतरीन विचारों को लेके उन्हें भारतीय बनाने की एक शानदार प्रक्रिया थी। बहुत शानदार प्रक्रिया थी। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि संविधान सिर्फ नियमों का एक सूखा दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये किसी भी समाज का आधार है, जो तालमेल बनाता है, बेलगाम शक्ति पर अंकुश लगाता है, एक बेहतर भविष्य के सपनों को पंख देता है, और एक बिखरे हुए समूह को एक राष्ट्र की पहचान देता है। और भारतीय संविधान की सफलता की कहानी उसके बनाने वालों की साख, उसके न्यायपूर्ण प्रावधानों और उसके बेहद समझदारी से बनाए गए संस्थागत डिजाइन में छिपी है। और ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की एक नैतिक प्रतिबद्धता, एक मॉरल कमिटमेंट हुई है।
और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, ये एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो समय के साथ समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। पिछले 70 से ज्यादा सालों के अनुभव के बाद भारत के संविधान के कामकाज को लेकर 3 प्रमुख विचार सामने आते हैं। पहला विचार ये है कि संविधान सफल रहा है। इसने लोकतंत्र को बनाए रखा है, देश को एक रखा है और सामाजिक क्रांति की नींव रखी है। दूसरा विचार ये है कि संविधान विफल हो गया है क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के जो महान वादे इसमें किए गए थे, वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए अधूरे हैं। और एक तीसरा बहुत दिलचस्प विचार है जो कहता है संविधान हमें विफल नहीं किया है, हमने संविधान को विफल किया है। इन तीनों में से किस नजरिए में आपको ज्यादा सच्चाई दिखती है? इस पर सोचना शायद इस महान दस्तावेज के असली